हाँ, मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सामूहिक सुरक्षा की आलोचना। अभी तक हम क्या थे, सामूहिक सुरक्षा के बारे में आपको बता रहे थे। तो अब इसकी जो लोग इसको आलोचना करते हैं उनका क्या मानना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो उनका जैसा मानना है कि इसका नंबर 1 है यह स्वरूप तथा क्षेत्र में आदर्शवादी। उनका कहना है कि इसका जो स्वरूप है और क्षेत्र है आदर्शवादी। आदर्शवादी का मतलब एक कल्पना, जैसे हम किसी राज्य की, जैसा आदर्शवादी राज्य की कल्पना की जाती थी कि इस तरह का होगा, या हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य हो, ऐसा राज्य, ऐसी ही जो सामूहिक सुरक्षा है वो एक आदर्शवादी धारणा है। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी की सामूहिक सुरक्षा कर सकें, क्योंकि हमारे पास इस तरह का प्रबंधन नहीं है या प्रबंध नहीं है कि हम इस प्रकार का सभी की सुरक्षा कर सकें। इसलिए इस स्वरूप और क्षेत्र में एक किस्म से आदर्शवादी माना गया है, जो आलोचना करते हैं। दूसरा है कभी कभी आक्रमणकारी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये भी बहुत वो महत्वपूर्ण है कि हम जब आक्रमणकारी की बात होती है तो कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि वास्तव में असली आक्रमणकारी कौन है। और जब तक हमने असली आक्रमणकारी का पहचान नहीं कर पाई, तब तक उसका विरोध या उसके विरोध में हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। और जब कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो वो जिस पे आक्रमण कर रहा है उसको दबाया जा रहा है, फिर उसकी सामूहिक सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे। जैसा कि आज तक जम्मू कश्मीर में होता रहा है। जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ इस कर ही नहीं सका, ये साबित ही नहीं कर सका, ये कह ही नहीं सका, ये परिभाषित ही नहीं कर सका कि वास्तव में वहां पर आक्रमणकारी कौन है। भारत को आक्रमणकारी माने या पाकिस्तान को आक्रमणकारी माने, जब दोनों में वो किसी को आज तक ये कर ही नहीं सका कि वास्तव में वहां आक्रमणकारी कौन है, तो क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे पहचान की जा सकती है, कैसे उसको तब रोका जा सकता है, कैसे उसकी सामूहिक सुरक्षा की जा सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा है यह धारणा युद्ध को स्वीकार करती, यानी हम इस चीज को मानते हैं कि ये सारी चीजें युद्ध के लिए संभव है और युद्ध हो सकते हैं। जिस युद्ध के बारे में हम रोकने की, जिस युद्ध को रोककर हम शांति की बात करते हैं, वो युद्ध रोका नहीं जा सकता, बल्कि हम युद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। और युद्ध को जब स्वीकार कर रहे हैं तभी जाके हम क्या सामूहिक सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। हम शांति कहीं नहीं इस रूप में ला सकते हैं। चौथा है यह युद्ध के समय तटस्थता को नहीं मानता, यानी जब युद्ध चल रहा होगा तो इनका कहना है कि कोई भी राष्ट्र तटस्थ नहीं रह सकता, यानी अलग नहीं रह सकता। सबको या तो विरोध करना पड़ेगा या उसके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, यानी बीच के कोई रास्ता नहीं। यानी कोई राष्ट्र अगर युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता या वो किसी विरोधी राष्ट्र का भी विरोध या समर्थन नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो तटस्थ रह ही नहीं सकता। उसको किसी न किसी उसमें उसको शामिल होना ही होगा या होगा। यह सीमित अवधारणा है। सीमित अवधारणा का मतलब इसका विस्तार नहीं है, ये सीमित रूप से है। ये कुछ समय के लिए की जा सकती है, कुछ देश में की जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ये क्या है, एक विस्तृत विश्व के लिए ये उचित धारणा हो। ये क्षेत्र विशेष के लिए हो सकती है, दो राष्ट्रों के बीच के लिए हो सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर इसको करना बहुत मतलब इसको किया नहीं जा सकता है। अस्थायी अंतरराष्ट्रीय सेना का, आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है यही सामूहिक सुरक्षा की गारंटी लेती है, लेकिन उसके पास तो अस्थायी सेना ही नहीं है। वो तो विभिन्न देशों की सेनाओं को बुलाकर शांति सेना का नाम दिया गया, उसकी अपनी कोई सेना नहीं है, तो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में जब तक ये मामला जाता है कि किस राष्ट्र ने आक्रमण किया और वो उसको बचाने की बात करता है, तब तक तो वो राष्ट्र खत्म हो चुका होगा, तब तक तो उस राष्ट्र की क्या है, बुरी हालत हो चुकी होगी। तो उसमें क्या है, ऐसी भी नहीं कि वहां सुरक्षा परिषद ने फैसला लिया तुरंत सेना भेज दी गई, उसके लिए उसको कई देशों से सेनाएं मंगानी पड़ी, शांति सेना का प्रबंध करना पड़ेगा और उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। असहायक वातावरण, क्योंकि जो वातावरण है उस इसमें सहायक नहीं हो सकता है। विभिन्न जगहों का जो क्लाइमेट पर्यावरण है वो अलग अलग है, स्थितियां अलग अलग है, भौगोलिक, सैनिक, राजनीतिक सारी स्थितियां अलग अलग है, इसलिए इसको सहायक नहीं माना जा सकता। सामूहिक सुरक्षा को क्या है, शांति के लिए क्या है, सहायक न मानते हुए असहायक वातावरण बना रहता है।
शक्तिशाली राष्ट्र पर व्यवस्था की निर्भरता। आपने देखा होगा कि हम बोल तो सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो सामूहिक सुरक्षा में जो व्यवस्था की गारंटी देता है, व्यवस्था जो निर्भर करती है वो महाशक्तियों पर निर्भर करती है, शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर करती है। छोटे राष्ट्रों को कोई पूछता नहीं, छोटे राष्ट्रों का कोई महत्व नहीं, यानी बड़े राष्ट्र ही आगे आकर उसको सही और गलत का आकलन करते हैं, छोटे राष्ट्रों की वहां पे सुनी नहीं जाती, यानी शक्तिशाली राष्ट्र वहां भी हावी बने हुए हैं। सामूहिक सुरक्षा को लेकर भी शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो हर जगह हावी बने हुए हैं, यानी वो उनका नेतृत्व भी कर रही हैं और उसी के आधार पे वो चल भी रहा है। 9 है सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई के समापन की धारणा का अभाव, यानी हम सामूहिक सुरक्षा की तो बात करते हैं, हम सामूहिक सुरक्षा को लागू भी कर देते हैं, सामूहिक सुरक्षा की शुरुआत भी कर लेंगे, लेकिन उसके समापन का क्या धारा है, किस धारा के अंतर्गत उसका समापन होना, कब उसका समापन होना, क्यों उसका समापन होना, कैसे उसका समापन किया जाए, इसका हमारे पास कोई धारणा नहीं, कोई विचार नहीं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो जो सामूहिक सुरक्षा की आलोचना करते हैं वो इन बिंदुओं को लेकर आलोचना करते हैं, और वास्तव में अगर कुल मिला के देखा जाए तो बड़ी मुश्किलों की ये कार्य भी है। अब हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, इस सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को यद्यपि क्या है लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये क्या है समानार्थ रूप में भी इनका प्रयोग है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब है शांति, और शांति लाने का अगर निशस्त्रीकरण हो जाएगा तो शांति भी आ जाएगी, यानी किसी भी राष्ट्र के पास अगर क्या है शस्त्र नहीं होंगे तो क्या है हम दूसरे राष्ट्रों को धमकाएंगे नहीं, और धमकाएंगे नहीं तो युद्ध की संभावना ही नहीं होगी, युद्ध की संभावना नहीं होगी तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ हमको क्या है निशस्त्रीकरण पर भी जोर देना पड़ेगा। निशस्त्रीकरण के आधार पर क्या है हम क्या कर सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण जो है वो एक समानार्थी शब्द है। सामूहिक सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो निशस्त्रीकरण क्या है, जो विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शस्त्रों की होड़ लगी थी, अगर वो होड़ क्या है वो एक दूसरे को क्या है डराने धमकाने के काम में लगे हुए थे, अगर वो कम हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए क्या है सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ निशस्त्रीकरण अगर हो जाए तो हम क्या है सामूहिक सुरक्षा को काफी हद तक सफल हो जाएंगे, क्योंकि निशस्त्रीकरण के द्वारा क्या है जो भय पैदा होता है, जो भय है राष्ट्रों में वो खत्म हो जाएगा, और अपने आप क्या है एक शांति कायम रहेगी, शांति की व्यवस्था बनी रहेगी। उसके साथ साथ है सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ। आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है सामूहिक सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वहाँ की जो सुरक्षा परिषद है उसके फैसले होते हैं, उसके आधार पर यह क्या विश्व में शांति बनाने की बात की जाती है। तो सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र का क्या है एक मिला जुला रूप, एक महत्वपूर्ण भूमिका है सामूहिक सुरक्षा को लेकर। लेकिन वहाँ भी क्या देखा गया है कि दो जो महाशक्तियाँ जिसको हम क्या कहते हैं रूस और अमेरिका, वो क्या है एक दूसरे के ध्रुव विरोधी है। वो किसी बात को लेकर अगर अमेरिका समर्थन करेगा तो रूस विरोध कर देगा। तो इसी रूप में अगर सुरक्षा परिषद के 5 राष्ट्रों की भी हम बात करते हैं, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस की, तो वहाँ क्या एक दूसरे के बीच मतभेद है और वो किसी मुद्दे को लेकर सहमत नहीं होते हैं। इसलिए सामूहिक सुरक्षा यहाँ पे क्या है वो क्या है फेल हो जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ काफी रोल करने के बावजूद भी उसको क्या है सामूहिक सुरक्षा विभिन्न राष्ट्रों को नहीं दे पाता है।